Hello students, how are you? Hope you're doing good. Today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 9, Wind, Storms and Cyclones. Chapter number 9, Wind, Storms and Cyclones. इस chapter में हम पढ़ेंगे wind and storm, elements of weather caps, thunderstorm, tornadoes and hurricanes, storm surge, airfoil, speed and direction of wind, anemometer and wind, weather forecasting, cyclone and wind speed and direction के बारे में। तो अर्थ है, अर्थ पर एक थिक लेयर है एयर की जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो रही है, बहुत हाइट तक जा रही है, बहुत सारे किलोमीटर्स तक जा रही है। एयर के बिना अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। ब्रीदिंग की वजह से हम जिंदा हैं, हम सांस लेते हैं। ब्रीदिंग जो है पॉसिबल नहीं होती अगर एयर का कोई मूवमेंट नहीं होता। तो इस चैप्टर में हम अलग अलग तरह की एयर मूवमेंट पढ़ेंगे। जो मूवमेंट ऑफ एयर है वो अलग अलग तरीके से हेल्प करती है। कूल ब्रीज जो कि फ्लो करती है स्प्रिंग टाइम में, हमें खुश करती है, हमारा मूड बहुत फ्रेश हो जाता है। सिमिलरली जो फ्रेगनेंस है फ्लावर्स की जो एयर कैरी करते हैं। एयर मूवमेंट अच्छी होती है अगर वो एक जेंटल स्पीड में हो रही है। तो जब एयर मूव करता है हाई स्पीड पर तो वो डेंजरस भी हो सकता है। स्टॉर्म्स और साइक्लोन इफेक्ट करते हैं इसको। तो स्टॉर्म और साइक्लोन जो है हाई स्पीड एयर के ही इफेक्ट्स हैं। स्टॉर्म्स और साइक्लोन तभी तो स्टॉर्म और साइक्लोन तभी आते हैं हम उनको, तो जब हवा बहुत तेज चलती है, जब आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो हम उसको बोलते हैं कि स्टॉर्म है, साइक्लोन है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉजेज और प्रॉपर्टीज एयर मूवमेंट की और वो कैसे इफेक्ट करती है हमारी लाइफ को। हम प्रिकॉशंस पढ़ेंगे अलग अलग, और सेफ्टी मेजर्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेसमेंट भी देखेंगे जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं हाई स्पीड विंड से। देन विंड एंड स्टॉर्म। तो विंड एयर है जो कि मूव कर रहा है। विंड हम देख नहीं सकते हैं पर इसके इफेक्ट जो है हम ऑब्जेक्ट पर फील कर सकते हैं। विंड स्मॉल और लार्ज ऑब्जेक्ट, इसका इफेक्ट हम ग्राउंड पर देख सकते हैं, वाटर बॉडीज में देख सकते हैं। ठीक है, वो अक्रॉस स्काई भी मूव कर रहे हैं। तो ये हमेशा प्रेजेंट है, चाहे वो मूव कर रहा हो, चाहे वो मूवमेंट हमें फील हो रही हो या नहीं हो रही हो। जो प्रिंसिपल फीचर्स हैं वेदर सिस्टम के वो अफेक्ट करते हैं लैंड और सी दोनों को, प्लांट्स और एनिमल्स को भी, चाहे प्रेसिपिटेशन में भी, जैसे डेवलपमेंट ऑफ नॉन वेपर फॉर्म ऑफ वाटर, यानी कि बिना वेपर वाली जो फॉर्म है वाटर की, जैसे बारिश है, स्नो है, उसमें। पावरफुल स्टॉर्म जैसे कि थंडर स्टॉर्म, हरिकेन, टॉर्नेडो जनरेट होते हैं जब वार्म और लाइट एयर राइज होती है, हायर प्लेसेस पर जाती है, कोल्डर लेवल्स पर जाती है एटमॉस्फेयर में। हर तरह का स्टॉर्म जो है वो फॉर्म होता है स्पेसिफिक कंडीशंस, जैसे कि हरिकेन आता है ओशंस और कोस्ट लाइन्स के ऊपर। ठीक है, इससे एनर्जी वो ड्रॉ करते हैं वार्म ओशन वाटर से, एंड इसकी कंडीशन को अंडरस्टैंड करके राइज देते हैं पावरफुल स्टॉर्म्स को, जो कि इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट है। हम स्टॉर्म्स को डिवाइड कर सकते हैं दो टाइप से, जैसे थंडर स्टॉर्म और लैंड गेल्स। एलिमेंट्स क्या है वेदर कैप्स के? वेदर एक ऐसी स्टेट है एटमॉस्फेयर की एक पर्टिकुलर टाइम या प्लेस पर। मेन एलिमेंट्स क्या है वेदर के? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, प्रेसिपिटेशन, विंड और प्रेशर। इसके बाद एलिमेंट्स को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वेदर सिस्टम्स में, जैसे कि मॉनसून्स, एरिया ऑफ हाई एंड लो प्रेशर, थंडरस्टॉर्म और टॉर्नेडोज। मीटेरोलॉजी क्या है? मीटेरोलॉजी स्टडी है वेदर सिस्टम की, जिसमें वेल डिफाइंड साइकिल्स हैं और स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं। ये जो वेदर सिस्टम है ये गवर्न होते हैं, यानी कि इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं? इनके प्रिंसिपल है लॉ ऑफ हीट एंड मोशन। ठीक है, ये ही बेसिस फॉर्म करते हैं वेदर और वेदर फोरकास्टिंग का। क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट वेदर एक पर्टिकुलर रीजन में जो कि एक लंबे समय से चला आ रहा है। क्लाइमेट में एवरेजेस और वेरिएशंस होते हैं वेदर कंपोनेंट्स के। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर मेजर है कितनी डिग्री है हॉटनेस की या कोल्डनेस की एक जगह पर। डे जो है ज़्यादातर वार्म होते हैं, मिड आफ्टरनून वार्म होती है, कोल्ड होता आता है, यानी कि थोड़ी सर्दी होने लगती है, थोड़ी ठंडक होने लगती है जब सूरज ढलने लगता है डॉन के टाइम। ठीक है, तो सीजनल वेरिएशन जो है टेम्परेचर में हम एक्सपीरियंस करते हैं। हायर एल्टीट्यूड्स पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है इंक्रीजिंग एलिवेशन के साथ। जितना हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर उतना कम होता है, उतनी सर्दी बढ़ती जाती है, लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के रेट से। इसलिए माउंटेन रीजन्स का जो टेम्परेचर है कम होता है एज कम्पेयर टू सी लेवल। टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता है एटमॉस्फेयर की लोएस्ट लेयर में। उसके बाद ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है? कितनी वाटर वेपर प्रेजेंट है हमारे एयर में, वो क्या कहलाती है? ह्यूमिडिटी कहलाती है। तो कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड वेपर इज लिमिटेड। वो कितनी वेपर होल्ड कर सकता है हमारा एयर, वो लिमिटेड है।
ये लिमिट बढ़ती है जब एयर वार्म होता है, जितनी गर्मी बढ़ेगी ये वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। जैसे 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है तो लिमिट डबल हो रही है, वो और ज़्यादा पानी, डबल पानी होल्ड कर पा रहा है। तो बहुत सारे मेजर्स हैं ह्यूमिडिटी के। मोस्ट कॉमन मेजर जो है ह्यूमिडिटी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है कितनी वाटर वेपर एयर में है, उसको हम डिवाइड करेंगे कितनी वाटर वेपर वो होल्ड कर सकता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अगर जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है वो सेम है एयर में, तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो डिक्रीज होगी जब हम एयर को हीट करेंगे, और इंक्रीज होगी जब हम एयर को कूल करेंगे। इसलिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो डॉन के टाइम हाईएस्ट होती है जब टेम्परेचर लो होता है, और ये ह्यूमिडिटी लो होती है मिड आफ्टरनून में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो क्लाउड में प्रेसिपिटेशन प्रोड्यूस होती है जब कूलिंग होती है एयर की, जब वो राइज करती है, जब टेम्परेचर रिड्यूस होता है। तो एक्सेस वाटर वेपर जो है कंडेंस हो जाती है लिक्विड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, आइस क्रिस्टल्स की फॉर्म में, वो क्लाउड या फॉग फॉर्म करती है। प्रेसिपिटेशन प्रोड्यूस होती है जब ये ड्रॉपलेट्स या क्रिस्टल जो है क्लाउड में ग्रो करती है, हैवी हो जाती है, इतनी हैवी हो जाती है कि ये ग्राउंड पर आ जाए। क्लाउड जो है यूजुअली प्रेसिपिटेशन प्रोड्यूस नहीं करते हैं जब तक वो किलोमीटर थिक ना हो जाए। प्रेसिपिटेशन जो है वो वेराइटी ऑफ फॉर्म्स में होती है, जैसे कि रेन, ड्रिजल, जैसे या हेल। उसके बाद विंड क्या है? विंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है एयर की। इसको हम बोलते हैं किस डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे कि नॉर्थ विंड नॉर्थ से आता है। ज़्यादातर जो प्लेसेस ग्राउंड के पास है वहाँ पर विंड की स्पीड क्या होती है? 8 किलोमीटर से 20 किलोमीटर पर आवर। इन स्टॉर्म्स के अलावा विंड जो है यूजुअली उसकी स्पीड इंक्रीज होती है हाइट के साथ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेदर सिस्टम में। जो प्रेशर है वो फोर्स है एयर की एक गिवन सरफेस पर, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं एरिया ऑफ सरफेस से, ठीक है। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, वही होता है हमारा प्रेशर। तो प्रेशर डिक्रीज होता है हाइट के साथ, ठीक है। हाफ हो जाता है, लगभग 5.5 किलोमीटर पर हाफ होता रहता है जब एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है। सी लेवल प्रेशर जो है वो वेरी करता है सिर्फ कुछ परसेंट पे। लार्ज रीजन जो है एटमॉस्फेयर में, उसमें हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाई प्रेशर एरियाज। ऐसे एरियाज जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है सराउंडिंग से, उसको हम बोलते हैं हाई प्रेशर एरियाज। ऐसे रीजन जहाँ पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सराउंडिंग से, हम उसको बोलते हैं लो प्रेशर एरियाज। ज़्यादातर जो स्टॉर्म है वो लो प्रेशर एरिया पे आते हैं। रैपिडली प्रेशर फॉल होता है, इसका मतलब जो स्टॉर्म है वो आ रहा है। जब रैपिडली प्रेशर राइज होता है इसका मतलब स्काई जो है वो क्लियर है। नेचुरल डिजास्टर क्या है? अब हमेशा विंड से हैप्पी मोमेंट नहीं आते हैं, बारिश से हैप्पी मोमेंट नहीं आते हैं। कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ डिजास्टर आते हैं, ठीक है। ये थ्रेट है हमारे सर्वाइवल के लिए, मैन और एनिमल्स के लिए। थंडर स्टॉर्म और जो साइक्लोन्स हैं वो ऐसी सिचुएशन है जब नेचर एक थ्रेट बन जाता है हमारी लाइफ के लिए। तो थंडरस्टॉर्म्स क्या हैं? थंडरस्टॉर्म्स डेवलप होते हैं जब वार्म ह्यूमिड एयर ग्राउंड के पास, ठीक है, एक इनिशियल अपवर्ड पुश एक्सपीरियंस करता है कॉन्वर्जिंग सरफेस से, जिससे जो विंड है रैपिडली राइज होता है, एक अनस्टेबल एटमॉस्फेयर बन जाता है। तो थंडरस्टॉर्म और सीवियर हो सकते हैं जब एटमॉस्फेयर अनस्टेबल हो, ठीक है, एडिशनल एनर्जी ड्रॉन हो सराउंडिंग विंड से। उसके बाद सेफ्टी प्रिकॉशन स्टॉर्म और लाइटनिंग में जो हमें फॉलो करने चाहिए। तो लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म के केसेस में हमें कभी भी शेल्टर नहीं लेना चाहिए अम्ब्रेला या मेटालिक रॉड के नीचे किसी। हमें कभी भी ग्राउंड पर नहीं लेटना चाहिए। किसी पेड़ के नीचे शेल्टर लेना भी डेंजरस हो सकता है। लाइटिंग के टाइम ऐसा सेफ नहीं है कि हम विंडो के पास बैठे और गैराजेस में शेल्टर लें या मेटल शेड्स में शेल्टर लें। किसी कार या बस में शेल्टर लेना सेफ है। तो स्विमिंग करना थंडरस्टॉर्म में वो भी डेंजरस है, हमें किसी बिल्डिंग के अंदर चले जाना चाहिए। टॉर्नेडोज, नेक्स्ट है टॉर्नेडोज एंड हरिकेन्स। टॉर्नेडोज और हरिकेन्स जो है वो एक स्पिनिंग कॉलम है एयर का। जब एयर गोल गोल बहुत तेजी से घूमता है जिससे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। इनके बीच में डिफरेंस भी है, ये दो पावरफुल स्टॉर्म्स हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। टॉर्नेडोज जो है वो ज़्यादातर लोकलाइज्ड होते हैं, लैंड पर होते हैं, जबकि हरिकेन्स वास्ट एरियाज में आते हैं, ज़्यादातर वार्म ट्रॉपिकल ओशंस में। सेंट्रल पार्ट जो है ट्रॉपिकल स्टॉर्म का, हम उसको बोलते हैं आई। जो आई होती है हरिकेन की और जो आई होती है टॉर्नेडो की, उसमें एक चीज़ कॉमन है कि उसमें एयर सर्कुलेट करता है, उनके अराउंड एयर सर्कुलेट करता है और मूव करता है
काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हरिकेन्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं टॉर्नेडो से, उनकी आईज और सेंटर भी बड़ा होता है, इसलिए जो आई होती है हरिकेन की वो माइल्स तक हो सकती हैं। ठीक है, 50 या 50 से ज़्यादा माइल्स भी हो सकती हैं डायमीटर में। जो आई होती है टॉर्नेडो की वो कुछ फीट और कुछ यार्ड्स की होती है डायमीटर में। विंड जो है आई में हरिकेन की लाइट होते हैं, वेरिएबल होते हैं, काम होते हैं जब हम उसकी आई को अप्रोच करते हैं। सेंटर जो है टॉर्नेडो का बहुत ज़्यादा कैओटिक होता है, ठीक है, वेल डिफाइंड नहीं होता है। थ्योरेटिकली जो विंड स्पीड है सेंटर में टॉर्नेडो की वो 0 होती है, पर जो एरिया इतना स्मॉल होता है, इतना इरेगुलर होता है कि वो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। रेयरेस्ट एंड मोस्ट वायलेंट थंडरस्टॉर्म फिनोमिना जो है उसमें रैपिडली रोटेटिंग कॉलम होता है एयर का, फनल शेप का होता है बेस पे से। टॉर्नेडो वर्लपूल जो है वो विड्थ में वेरी कर सकता है, फ्यू मीटर से 100 मीटर्स तक हो सकता है। यूजुअली जो वर्ल्स हैं वो क्लॉकवाइज होते हैं, ठीक है, वेरी जिसको हम ऊपर से देख सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा डैमेजिंग विंड्स होते हैं जिसकी स्पीड 450 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट टॉर्नेडोज हैं वो एज पर आते हैं अपड्राफ्ट की, ठीक है। तो डिसेंडिंग में डाउनवर्ड के टाइम ज़्यादा फार नहीं होते हैं, ठीक है, फॉलिंग रेन और हेल के साथ। तो इसलिए ही जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है या हेल होती है तो ये वो भी टॉर्नेडो के आने का इशारा हो सकता है। उसके बाद हरिकेन, दो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है हरिकेन के, वार्म वाटर और मॉइस्ट वार्म एयर, इसलिए हरिकेन्स जो हैं ट्रॉपिक्स में आते हैं। मोस्ट अटलांटिक हरिकेन्स जो हैं वो शेप लेते हैं जब थंडरस्टॉर्म वेस्ट कोस्ट अफ्रीका ड्रिफ्ट से वार्म ओशन वाटर को कंज्यूम करता है, ठीक है, जो कि 80 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 27 डिग्री सेल्सियस का होता है, वहां से वो ड्रिफ्ट करता है। जहाँ पर उनका एनकाउंटर होता है कॉन्वर्जिंग विंड से इक्वेटर के अराउंड। वार्म मॉइस्ट एयर ओशन सरफेसेस से राइज होती है रैपिडली, जहाँ पर वो कूलर एयर से मिलती है, जिससे वार्म वाटर वेपर कंडेंस होती है, स्टॉर्म बनते हैं और रेन की ड्रॉप्स भी बनती है। जो कंडेंसेशन है उसे लेटेंट हीट भी रिलीज होती है, जिससे वार्म जो है जिससे कूल एयर भी वार्म हो जाती है, जिससे वो राइज होती है और वे बनाती है और ज़्यादा वार्म ह्यूमिड एयर के लिए नीचे ओशन से। ये साइकिल चलती रहती है, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट एयर जो है वो ड्रॉ कर ली जाती है डेवलपिंग स्टॉर्म में से, हीट ट्रांसफ़र की जाती है ओशन के सरफेस से एटमॉस्फेयर तक। ये जो कंटिन्यूइंग हीट एक्सचेंज है इससे विंड पैटर्न बन जाता है, स्पाइरल बन जाता है, रिलेटिवली काम सेंटर या आई होती है जहाँ पर वाटर स्विलिंग होता है एक ड्रेन से। नेक्स्ट इज अ हरिकेन्स डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल। अब हरिकेन में कितना पोटेंशियल होता है डिस्ट्रक्शन लाने का वो पढ़ते हैं। तो जो डैमेज है हरिकेन से और ट्रॉपिकल स्टॉर्म से, उससे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स आते हैं, स्टॉर्म सर्जेस आती हैं, हैवी रेन होती है। तो जो विंड्स है ये 100 माइल्स पर आवर की स्पीड से चलता है, इससे रूफ भी उड़ जाती हैं, घर जो है गिर जाते हैं, ट्रीज गिर जाते हैं। हैवी रेन से क्रॉप खराब हो जाती है, बिल्डिंग डैमेज हो जाती है, फ्लड्स आ जाते हैं, बहुत सारी लैंडस्लाइड आ सकती है, जैसे कि निकारागुआ में आई थी हॉन्ड्रेस में 1998 में हरिकेन के टाइम। टॉरेंटल रेंज 30 सेंटीमीटर पर डे की रिपोर्टेड थी मिड्स में, ठीक है। जो हरिकेन्स थे और ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स थे वो यहाँ पर देखे गए थे। हर साल मीटेरोलॉजिस्ट एक अल्फाबेटिकल लिस्ट के साथ आते हैं जिनको भी यूज़ करते हैं हरिकेन्स और ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स के लिए, जैसे कि ईच लेटर का हम 1 नेम लेते हैं, तो एक नाम लिखा जाता है लेटर का एक्सेप्ट फॉर क्यू यू एक्स वाई जी को छोड़कर। तो 1998 में जो फर्स्ट टर्म्स आया था एलेक्स नाम का, उसका एलेक्स नाम रखा गया था, सेकंड का बॉनी, थर्ड का चार्ली, और ऐसे ही ये नाम चल रहे हैं, ठीक है, सिर्फ इनसे नाम नहीं रखे जाते हैं। तो हरिकेन्स जो है पैटर करते हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, सिमिलरली स्टॉर्म्स जो हैं दूसरे पार्ट्स में देखने को मिलते हैं वर्ल्ड के। पैसिफिक और इंडियन ओशंस और चाइना सी टाइफून्स ब्रेक करते हैं कोस्टल एरियाज में या आइलैंड्स पर, ठीक है, स्टॉर्म के पाथ में। एवरेज में अगर हम एक एवरेज देखें, जो स्टॉर्म्स हैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं हरिकेन से, ठीक है, 3 टाइम्स मोर फ्रीक्वेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस से ट्रैवल कर सकते हैं, पैसिफिक वाटर्स के ऊपर होल्ड कर सकते हैं बहुत सारा कोल्ड वाटर, अटलांटिक ओशन का। जो लार्ज स्टॉर्म्स अफेक्ट करते हैं मेजर लैंड एरियाज, उनकी पॉपुलेशन को मॉनिटर करते हैं। तो इन स्टॉर्म्स को प्रिडिक्ट करके क्रूशियल प्लानिंग हम कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं,
और इसके हार्मफुल इफेक्ट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद स्टॉर्म सर्ज, तो स्टॉर्म सर्जेस जो है फ्रीक्वेंट हैं, मोस्ट डेवेस्टेटिंग एलिमेंट है हरिकेन का। हरिकेन्स की जो विंड स्पाइरल है उसके अराउंड, स्टॉर्म के अराउंड वो वाटर को पुश करते हैं स्टॉर्म के सेंटर में। तो वाटर का अमाउंट है डेंजरस हो जाता है जब स्टॉर्म लैंड पर आता है, क्योंकि इससे फ्लडिंग हो सकती है, बाढ़ भी आ सकती है, वाटर इकट्ठा हो सकता है, कहीं भी वाटर के जाने की जगह नहीं रहती है। ठीक है, हरिकेन जो है वो स्टॉर्म सर्ज कॉज करेगा ऐसे एरियाज में जहाँ पर ओशन फ्लोर की स्लोप्स हैं, जिससे बहुत ज्यादा फ्लडिंग आ सकती है। उसके बाद आता है एयरफॉयल। एयरफॉयल अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं और एरोफॉयल ब्रिटिश इंग्लिश में। ये शेप है या फिर विंग है एयरक्राफ्ट या एयर ब्लेड का, प्रोपेलर का शिप के। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन होता है एयरफॉयल का, जो कि आपको नीचे दिया गया है। जब ये प्लेस करते हैं हम किसी फ्लूइड के पाथ में, तो या तो ये लिफ्ट प्रोवाइड करता है, डाउन फोर्स डिपेंड करता है कि ये कहाँ पर प्लेस है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होता है गेल में, टॉर्नेडो या हरिकेन में। तो आपको क्या लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होता है गेल, टॉर्नेडो या हरिकेन में? तो आंसर है नो, ऐसा नहीं होता है। हाई स्पीड विंड जो है रूफ को उड़ा सकते हैं, पर जो प्रेशर है विंड्स का वो लेस होता है एक स्टिल एयर के प्रेशर से, सेम डेंसिटी के, जब सेम डेंसिटी हो। तो स्ट्रेंज है जब हम इसको देखें, पर जो स्पीड है फ्लूइड की वो इंक्रीज होती है, इंटरनल प्रेशर डिक्रीज होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ट्रू है। जब हमारा सब्सटेंस फ्लूइड है जैसे गैस या लिक्विड, तो स्पीड बढ़ रही है तो प्रेशर कम होगा। तो डैनियल बर्नौली एक स्विस साइंटिस्ट थे 18th सेंचुरी के, जिन्होंने स्टडी किया फ्लूइड स्पीड और प्रेशर। तो जब एक फ्लूइड फ्लो करता है नैरो कंस्ट्रक्शन के थ्रू, तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। हम इसको इजीली नोटिस कर सकते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम को देखकर। जब वो फ्लो करती है नैरो पार्ट्स में, जो फ्लूइड है उसको स्पीड अप होना पड़ता है कंस्ट्रक्टेड रीजन में, ताकि उसका फ्लो कंटिन्यूअस रहे। बर्नौली ने सोचा कि कैसे फ्लूइड को एनर्जी मिलती है अपने एक्स्ट्रा स्पीड के लिए। उसने रीजन दिया कि एनर्जी जो एक्वायर्ड होती है वो लोअर इंटरनल प्रेशर की वजह से होती है। तो जब वो इंटरनल प्रेशर कम होता है तब उसकी स्पीड बढ़ती है, उसको अपना प्रेशर कम करना पड़ता है। तो जो दो स्लोप्स हैं रूफ की वो फॉर्म करती हैं एयरफॉयल, जो कि एफिशिएंट नहीं है शेप में। ठीक है, जैसे कि एक एयरप्लेन विंग में वो एफिशिएंट है, तो वो सफिशिएंट था नेसेसरी टॉनेज के लिए, जिससे रूफ जो है वो रिप ऑफ ना हो। तो भले ही वो एक एरोप्लेन विंग जैसी एफिशिएंट ना हो, पर वो फिर भी एफिशिएंट थी, जिससे वो घरों की रूफ उड़ा सके, बिल्डिंग के अटैचमेंट को अलग कर सके। अब ये जो डिस्कवरी है उसको बर्नौली प्रिंसिपल में क्या स्टेट किया गया है, प्रेशर एंड फ्लूइड डिक्रीजेस। जो प्रेशर है फ्लूइड में डिक्रीज होता है जब फ्लूइड की स्पीड इंक्रीज होती है। तो एक्टिविटी आपको रीड करनी है और ये एक्टिविटी आपको अपने टीचर्स के साथ करके देखनी है। नेक्स्ट इज, अब आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है बर्नौलीज प्रिंसिपल। आपको 2 पिंग पोंग बॉल चाहिए, सस्पेंशन थ्रेड चाहिए। आपको हैंग करनी है पिंग पोंग बॉल साइड बाय साइड, ब्लो करना है उन बॉल के बीच में एयर। आप ऑब्जर्व करोगे कि बॉल एक दूसरे के पास आ रही हैं। आपको अपने ऑब्जर्वेशन को 2 या 3 सेंटेंस में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, अब आप एस्टिमेट कर सकते हो विंड की स्पीड उसके एंगल से। मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है इसका है विंड सॉक्स, विंड इंडिकेशन, जो कि एयरपोर्ट्स पर लगा रहता है। विंड डायरेक्शन अपोजिट होती है उस डायरेक्शन के जिसमें विंड सॉक पॉइंट कर रहा है। आपको नोट करना है विंड डायरेक्शन कन्वेंशनली स्पेसिफाइड होती है, क्योंकि कंपास जो पॉइंट करता है वो वहां से करता है जहां से विंड ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, जो विंड सॉक है वो पॉइंट करता है नॉर्थ की तरफ, इसका मतलब जो विंड है वो साउथ की तरफ से आ रहा है। तो विंड स्पीड इंडिकेट की जाती है विंड सॉक एंगल से। रिलेटिव किसके रखा जाता है, एक माउंटिंग पोल के रिलेटिव, जो वो एंगल बना रहा है। ठीक है, लो विंड्स में विंड सॉक ड्रूप करती है हाई विंड्स में और फ्लाई करती है हॉरिजॉन्टली। इसके बाद एनेमोमीटर एंड वेन, तो एक एनेमोमीटर डिवाइस है जिसे हम मेजर करते हैं वेलोसिटी, ठीक है, प्रेशर विंड का। ये इंस्ट्रूमेंट है जो कि वेदर स्टेशन पर यूज होता है। जो टर्म है वो डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड एनेमोस से, जिसका मतलब है विंड। एनेमोमीटर्स 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, जो मेजर करते हैं वेलोसिटी और एक जो कि मेजर करते हैं विंड का प्रेशर।
तो एक क्लोज कनेक्शन है प्रेशर और वेलोसिटी के बीच में, ठीक है। तो सूटेबल एनोमीटर जो है वो दोनों चीज़ों की इंफॉर्मेशन दे सकता है। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एनोमीटर कप एनोमीटर है, जिसमें 3 या 4 हेमिस्फेरिकल कप होते हैं, एक के ऊपर एक होते हैं, ठीक है, जो कि इक्वल एंगल पर होते हैं। तो वर्टिकल एक्सिस जो होती है कप के अराउंड, वो टर्न करती है, पास करती है सेंटर से आर्म के। एक सीरीज होती है व्हील वर्क, जो कि काम करता है नंबर ऑफ टर्न्स इस एक्सिस पर, जो कि नंबर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कितने टर्न्स उसने लिए हैं एक गिवन टाइम पे वेलोसिटी ऑफ विंड में, ठीक है, जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक वेदर वेन टूल है जो डायरेक्शन बताता है विंड की, विंड कहाँ से आ रहा है। वेदर वेन यूजुअली बिल्डिंग के टॉप पर देखने को मिलता है, जिससे ओपन ब्रीज वो कैच कर ले। तो आप देख सकते हो उसको बार्न्स, हाउसेस, वेदर स्टेशन, हार्डवेयर स्टोर्स के टॉप पर या फिर ऐसी जगहों पर जो कि वेदर टूल सेल करते हैं। जो पार्ट होता है वेन का, जो टर्न होता है, वो यूजुअली एक एरो की तरह शेप में होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। जो दूसरा एंड है वो कैच करता है स्मॉलेस्ट ब्रीज। कई बार मेटल रूस्टर या कोई एनिमल उस वेदर वेन के टॉप पर होता है, जैसे यहाँ पर एक एनिमल बना हुआ है। एरोवेन कंबाइन किया जाता है प्रोपेलर के साथ और टेल सेम डायरेक्शन पर ली जाती है। ऑप्टेन करने के लिए एक्यूरेट और प्रिसाइज विंड स्पीड और डायरेक्शन मेजरमेंट सेम इंस्ट्रूमेंट्स है। तो ऐसे केसेस में जहाँ डायरेक्शन ऑफ एयर मोशन हमेशा सेम है, जैसे कि वेंटिलेटिंग शाफ्ट में, माइंस में, बिल्डिंग्स में, विंडवेज जो है वो इम्प्लेड होती है, ठीक है, और ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देती है। उसके बाद विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, विंड स्पीड और डायरेक्शन सेंसर डिजाइन किए जाते हैं हाई विंड और मेरीन एनवायरनमेंट में। ये सेंसिटिव 4 ब्लेड प्रोपेलर है जो कि हाई इम्पैक्ट प्लास्टिक का बना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा फोर्स को विथस्टैंड कर सकता है। विंड स्पीड मेजर करते हैं प्रोपेलर के रिस्पॉन्स से कि प्रोपेलर विंड को कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है। प्रोपेलर डायरेक्टली कपल होता है, एक प्रिसिजन बिल्ट जनरेटर होता है जो कि प्रोड्यूस करता है अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज के साथ, जो कि प्रोपोर्शनल होती है विंड वेलोसिटी के साथ। विंड डायरेक्शन मेजर की जाती है एरोडायनामिक बॉडी के रिस्पॉन्स से, जो कि अलाइन करती है अपने आप को हॉरिजॉन्टल विंड की डायरेक्शन से। उसके बाद वेदर फोरकास्ट, तो जो ग्रेटर एक्यूरेसी आई है वेदर प्रिडिक्शन में, वो आ पाई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के डेवलपमेंट की वजह से। वेदर डेटा जो कि सारे वर्ल्ड से आ रहा है वो कलेक्ट करता है वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक नेशनल वेदर सर्विस है, और बाकी भी ऐसी एजेंसीज हैं। नेशनल वेदर सर्विस है, बाकी भी ऐसी एजेंसीज हैं जो कि कंप्यूटर मॉडर्न से इसके रिकॉर्ड रखती है। ये अप्लाई करते हैं लॉज ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास, जिससे फोरकास्ट प्रोड्यूस होते हैं। कुछ केसेस में फोरकास्ट प्रोवाइड करते हैं वार्निंग मेजर स्टॉर्म्स की, ठीक है, एक वीक एडवांस में पता चल जाता है। फिर साइक्लोन क्या है। साइक्लोन जो है एक वायलेंट स्टॉर्म है जो कि स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ आता है, सर्कल में मूव करता है। एक सीवियर फॉर्म ऑफ थंडरस्टॉर्म है, ठीक है, जिससे साइक्लोन आता है। ये डेवलप होता है वार्म मॉइस्ट वाटर के ऊपर, अटलांटिक और पैसिफिक ओशन में, इक्वेटर के पास। स्मॉल थंडरस्टॉर्म मर्ज होते हैं एक डिवास्टेटिंग स्टॉर्म या साइक्लोन में से। साइक्लोन से पहले वार्मर लाइट एयर ऊपर मूव करती है, ठीक है, जिससे लो प्रेशर रीजन बन जाता है। कूलर एयर जो कि सराउंडिंग रीजन से आ रही है मूव करती है सेंटर में स्टॉर्म के, एम्प्टी स्पेसेस ऑक्यूपाई करने में लो प्रेशर रीजन में। ये जो होल साइकिल है कई बार रिपीट होती है। तो जो रोटेशनल मूवमेंट है अर्थ की, एयर मूव कर रहा है सेंटर में थंडरस्टॉर्म के, सर्कुलेट कर रहा है हाई स्पीड पर, तो स्पिनिंग साइक्लोन फॉर्म करता है। जो स्ट्रॉन्ग करंट है मूव करते हैं स्पिनिंग साइक्लोन को आगे। जो पीक है स्पिनिंग साइक्लोन की वो 8 से 16 किलोमीटर हाई हो सकती है। सर्कुलेटिंग एयर मास जो है 8 से 35 किलोमीटर का हो सकता है डायमीटर में। विंड स्पीड जो है साइक्लोन की 150 से 300 किलोमीटर की हो सकती है, 150 से 300 किलोमीटर पर आवर की हो सकती है। क्लाउड जो है बहुत ज़्यादा बारिश, लाइटिंग और थंडर साउंड इफेक्ट के साथ देखने को मिल सकते हैं। 150 से 200 किलोमीटर तक हमें देखने को मिल सकते हैं थंडरस्टॉर्म के सेंटर से। ये जो सेंटर है जिसको हम आई बोलते हैं, ये रिलेटिवली कम होती है। साइक्लोन्स जो हैं अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि किसी कंट्रीज में वो हरिकेन्स के नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे यूएसए में हरिकेन्स के नाम से, टाइफून्स चाइना में, जापान और फिलीपींस में, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंडिया में।
उसके बाद न्यूवर्ड्स एनेमोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम विंड की स्पीड मेजर करते हैं। उसके बाद कन्वेंशन करंट क्या है, मूवमेंट ऑफ वार्म एयर और कोल्डर एयर को हम कन्वेंशन करंट बोलते हैं। आई ऑफ साइक्लोन क्या है, सेंटर साइक्लोन का। टॉर्नेडो क्या है, एक डार्क फनल शेप क्लाउड जो कि रीच करता है स्काई को ग्राउंड से। विंड क्या है, ऐसा एयर जो हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर में मूव करता है। डिजास्टर क्या है, एक हजार्ड जिससे डिस्ट्रक्शन होता है। साइक्लोन क्या है, सर्कुलेटरी विंड स्टॉर्म ट्रॉपिकल रीजन में। नाउ लेट्स रिवाइज, जो भी पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं। एयर जो हमारे आसपास है वो प्रेशर एग्जर्ट करता है। जो प्रेशर एयर एग्जर्ट करता है, एटमॉस्फेयर एग्जर्ट करता है अर्थ पर, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर एक्सपैंड होता है हीटिंग पर, कॉन्ट्रैक्ट होता है कूलिंग पर। और वार्म एयर जो है राइज करता है, जबकि कूलर एयर नीचे मूव करता है। वार्म एयर राइज करता है, एयर प्रेशर कम होता है वहां पर, और कूलर एयर उसकी जगह लेने के लिए भागता है। अनइवन हीटिंग अर्थ पर मेन कॉज है विंड मूवमेंट का। विंड कैरिंग वाटर वेपर से रेन आती है। हाई स्पीड विंड और एयर प्रेशर डिफरेंट होता है जो कि साइक्लोन कॉज करता है। हाई स्पीड विंड और एयर प्रेशर की वजह से ही साइक्लोन कॉज होते हैं। ये बेटर है कि हम एक एडवांस प्लान बना ले और रेडी रहें डिफेंस के अगेंस्ट अप्रोचिंग साइक्लोन आने पर। अप्रोचिंग साइक्लोन में यानी साइक्लोन आने पर ये इजी है मॉनिटर करना साइक्लोन की मूवमेंट्स एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प से, जैसे कि सैटेलाइट और रेडार्स। नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शंस। एयर exerts pressure in all direction. Low atmosphere pressure exists on earth in which of following directions? Correct option is option C. Then which of the following are not associated with cyclones? It is volcanic eruptions. Development and movement of cyclones are studied by Indian Meteorological Department. Next is, which of the following state is most likely to be hit by a cyclone? The answer is D, Gujarat. Which of these best describes a tornado? That is rotating funnel of high speed wind at 10 to 15 km across. Dash air is called wind. The answer is moving air. Winds are generated due to uneven heating on earth. Air moves from region of higher pressure to a region of lower pressure. Wind measures direction of wind. Anemometer measures wind speed. Dash is severe atmospheric disturbance with a very strong high speed wind. So answer is hurricane. Dash is a violent windstorm occurring over tropical region. Lightning is sparked between clouds. Cyclone winds tend to circulate around the eye of cyclone. A tornado is defined as a voluntary rotating column of air extending from thunderstorm to the ground. True, false. Air does not exert any pressure. This is false. The velocity of wind is measured by help of wind vane. This is false. In winters, wind blow from lands the ocean. This is true. In summers, wind blow from land towards the ocean. This is false. Cyclone is formed at very high pressure system with very speedy winds revolving around it. This is false. A hurricane is also called a cyclone. This is true. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to fill out yourself, and now we will meet in our next video. Thank you everyone.